ये तुम्हारा पेपर का बोल रहे थे ना तुम। देखो सेंट्रल टेंडेंसी ऐसे पहचानना होता है भाई तुमको। अब सेंट्रल टेंडेंसी में तो सबको पता क्या क्या होते हैं, मीन, मीडियन, मोड होते हैं तीनों। मोड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो जितनी बार मैक्सिमम आया तो उसको क्या करते, फ्रीक्वेंसी देखते कि मैक्सिमम नंबर टाइम आया है। मोड में पहले क्या करते हैं, मतलब अल्फाबेट मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं और फिर मोड निकाला जाता है। बात आ रही समझ? तो यहाँ से पहचानना था, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। बाकी ये देख लेना इसमें थोड़ा बहुत है ना। और स्टैट्स है ना, स्टैट्स अच्छे से करके जाना। पेपर वन में मतलब जो भी तुम्हारी क्या है रिसर्च वगैरह, इसमें स्टैट्स पूछता है दबा दबा के। मेरी बात सुनो, देखो कभी भी पेपर को कैसे करना है, मेरे को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। द कमेटी फॉर द evaluation द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20 propose द establishment ऑफ द काउंसिल फॉर। देखो अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अब उसने पूछ लिया कि जो एनईपी पॉलिसी लेके आई थी 26 में, तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्या उसने किया था, मतलब क्या प्रपोज किया था, प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉर एन एजुकेशन एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। अब तुम इन दो को तो लगभग लगभग मार सकते हो कि शायद ये तो नहीं किया होगा। तो अब इनमें फंसोगे। बात आ गई समझ? तो इस टाइम मतलब जो कुछ मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, रिपोर्ट बेस्ड होते हैं, तुम उनका कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं कर सकते उनका। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा उससे आ गया। अब भाई अब फैक्ट बेस है ये, तो मतलब उसकी रिपोर्ट से आ गया कि उसने क्या सजेस्ट किया था। तो एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, अब क्या बताएं इसमें। ये थे इसके, पढ़ना को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि इसने क्या क्या सजेस्ट किया था इस कमेटी ने, कुछ कोई मतलब नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग द फीचर ऑफ द नैरो कास्टिंग रिसर्च। देखो नैरो कास्टिंग रिसर्च में पता क्या होता है, जैसे एक टारगेट किया जाता है कोई भी हमारी जो स्पेसिफिक, अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक मतलब किसको, ऑडियंस वगैरह लगा लो, या कोई पीपल लगा लो, या फिर ग्रुप लगा लो। तो हमेशा उनको टारगेट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, सब चीजें एक टारगेट मतलब एक ऑडियंस को पकड़ के टारगेट करके ही किया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो रीच होती है ना, रीच होगी, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर उस तक ही रह जाएगी, एरिया तक ही, मतलब स्पेसिफिक ही बोलते हैं उसने, एक स्पेसिफिक ग्रुप की तरह ही होगी, ठीक है। तो ये वर्ड पकड़ने थे, नैरो कास्टिंग, देखो ऐसे पकड़ो, नैरो कास्टिंग मतलब नैरो मतलब ऐसे ही क्या हो गया, थोड़ा उसने नैरो कर दिया रिसर्च के उसके एरिया को। तो लार्ज एरिया ऑफ रीच तो बिल्कुल नहीं होगी, ऐसे करना होता है ना, ये काट दो ये काट दो। बी सी डी, देखो सी डी सी डी दोनों में कॉमन था, ये टैक्टिक आनी चाहिए तुम्हें। सी डी बी में देखो अप्रोप्रिएट था, और ये वीक रिसेप्शन नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। तो ये थोड़ा बहुत लिखा है, नैरो कास्टिंग पढ़ना हो तो पढ़ लेना, वही मैंने बता दिया। हाईली टारगेटेड, देखो स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, ठीक है। अलाउिंग द बिजनेस ऑन द क्रिएट पर्सनलाइज एक्सपीरियंस इंक्रीज कन्वर्जन रेट, उसमें वीक रिसेप्शन लिखा था बट इसमें ये होता है टारगेटिंग मीडियम मैसेज टू स्पेसिफिक ग्रुप, मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही टारगेट किया जाता है, ठीक है ना, उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, कंटेंट वगैरह डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, मतलब जैसे थोड़ा सा, जैसे अब कुछ नहीं पता था इसमें तो तुम्हें बस थोड़ा है, अब क्या करते हैं, कुछ यही वर्ड पकड़ के देख लेते, नैरो है तो मतलब थोड़ा क्या हो जाएगा, नैरो मतलब क्या होता है, थोड़ा भीड़ भाड़ वाला है ना चीजें। तो ऐसे ही कर सकते हो, और तो कुछ है नहीं। अब इसका कोई मतलब नहीं ये क्वेश्चन पढ़ने का, इसका क्या मतलब बोलोगे भाई, ये गोल्डन मैन मीन किसने दिया था, कुछ नहीं कर सकते इस टाइप के क्वेश्चन का, और छोड़ दो, पढ़ना भी नहीं है ये चाइनीज वाला था वैसे कॉन्फिकस।
चाइना का है ये, चाइना का। कॉन्फिगस प्राइस भी रखा हुआ है, चाइना इसके नाम पे प्राइस होता है एक। बट ये पढ़ने नहीं होते, मैं वही बोलता हूँ कि क्वेश्चन अब पढ़ने नहीं होते तुमको। Art teacher want to create an interactive gallery of the famous artist of her student. Which of the following tools should be most used? ये तो पजल तो देखो उसके लिए, असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है ना। और इसमें तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह होता है। पैडलेट होता है इंटरेक्टिव बनाने के लिए ना। ये मैंने लिख दिया, थोड़ा पढ़ लेना आप देखो। पैडलेट देखो, पैडलेट में क्या होगा, इंटरेक्टिव ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड यूज होता है इसमें। जो क्या करेगा, इंक्रीज करता है स्टूडेंट के एंगेजमेंट को, थोड़ा ना इंटरेक्टिव वे में हम करते हैं चीजों को। और ईडी पजल देखो, नाम में ही पता लग रहा है पजल, मतलब इसमें टेस्ट तैयार करेगा कौन, टीचर। वीडियो फॉर्म में होता है कुछ इसमें। अलाउ टीचर स्टूडेंट टू क्रिएट इंटरेक्टिव ऑनलाइन वीडियो एंड ओपन एंडेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। तो मतलब ये क्या करता है इसमें, मतलब एक तरह से एसेस करते हैं इसमें। पजल है ना, तो पजल में क्या करेगा वो, एमसीक्यू क्वेश्चन डाल देगा, मतलब एम्बेडेड कर देगा, मतलब वो कुछ इंटरेक्टिव ऑनलाइन वीडियो और उसमें कुछ ऐसा डालेगा कि क्वेश्चन आंसर टाइप। और इसमें पोल, मेंटीमीटर में पोल वगैरह होता है, क्विज वगैरह, लाइव पोल। लाइव पोल हो गया, क्विज वगैरह। और स्क्रीन क्या है ये, स्क्रीन कैस्टोमेटिक, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह होते हैं। तो रूट वर्ड पकड़ लो अब है ना। मेंटीमीटर में तो लाइव पोल वगैरह, पोल, क्विज। पजल में तो असेसमेंट किया जाता है, ठीक है, असेसमेंट के लिए। पैडलेट तो पता ही हो गया है ना, वो बनाया जाएगा इंटरेक्ट, वो मतलब इंटरेक्टिव ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड और एनकरेज खुला, पढ़ोगे तो लगभग सब आ जाएगा तुमको, ठीक है। और ये स्क्रीन वाला तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया। ये देखो, ये तो मैं तुम पे छोड़ता हूँ भाई, इन्वायरमेंट की मैं नहीं कराऊंगा, तुम खुद करना। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये मैंने पढ़े भी नहीं और मुझे पता भी नहीं। ये तो मैंने तुम्हारे लिए डाल दिया है, देख लेना एक बार क्या क्या होता है ये, ठीक है। देख लेना एक बार, गो थ्रू हो जाना। अब देखो इस टाइप का अगर मान ले क्वेश्चन आ गया, मीडिया लिटरेसी, अब इसमें क्या करोगे तुम, क्या कॉर्पोरेट कैंपेनिंग होती है, या लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, या टेम्पररी फेड, या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब तुम्हें बता, टेम्पररी फेड मतलब जो जैसे बहुत ही कुछ टाइम के लिए हो, बाद में फिर क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए। जैसे फैशन वगैरह में यूज करते हैं ना, जैसे कि ये तो टेम्पररी फैशन, अब बदल ही जाएगा। फैड मतलब फैड हो गया ना, टेम्पररी फैड मतलब कुछ टाइम के बाद फैड हो गया। तो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता, कॉर्पोरेट कैंपेन। तो बचा ही क्या, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये तो होता है, बस यही बचा है। ठीक है, तो ई मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगानी है। ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे अगर कुछ नहीं पता, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, ठीक है। ये तो अब तुम ही करोगे, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस ये तो सबको पता है, इसमें होती है। 4,000 से कितना होता है ये, इतने में देखते हैं क्या, ये स्पेक्ट्रम होता है जो। स्पेक्ट्रम कितने में होता है ये इंफ्रारेड वाला, 7,000। 7,000 होगा भाई। 700 थोड़ा, 700 कहाँ होता है, 400 से 700। मुझे फिर क्या याद आ रहा है। अरे तो मैं एंगस्ट्रॉन बोल रहा हूँ, तुम नैनोमीटर बोल रहे हो, बात तो वही होगी। मैं 4,000 से 7,000 एंगस्ट्रॉन बोल रहा हूँ, 10⁻⁻10। तुम 400 से 700 बोल रहे हो, 10⁻⁻9 बोल रहे हो, बात तो सेम है, ठीक है। यूनिट का ही तो फर्क था। ये जो है ना, ये देख लेना एक बार, पढ़ लेना, पढ़ो तो ना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन में फंस जाते हो। ड्यू टू इंफ्रारेड है ना, बस वो हो गया। क्योंकि मेनली तो यही आती है ना,
यही को करता है। क्लिप आर्ट, द टूल विच इज यूज टू इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट। टेक्स्ट नहीं, पिक्चर के लिए होता है क्लिप आर्ट। टेक्स्ट नहीं होता, पिक्चर होती, पिक्चर, इमेज वगैरह। ठीक है, तो वो होता है। ये तो पता ही होगा, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी और कट पेस्ट। कट करेंगे कंट्रोल एक्स, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। ठीक है, ये देख लेना मतलब इसमें ना। हम्म, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सपोर्ट मटेरियल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डाल सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सपोर्ट मटेरियल के उस पे। क्लैरिटी बिल्कुल कर सकता है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, पता नहीं। अप्रोप्रिएटनेस फॉर द लर्नर एज लेवल, और रेलेवेंस ऑफ द, देखो इसमें क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का सपोर्ट मटेरियल में क्वांटिटी ऑफ मटेरियल नहीं आएगा आई थिंक। वो तो टीचिंग एड में आ जाना चाहिए। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द लर्नर एज, रेलेवेंस ऑफ द लर्निंग। देखो ए और डी तो डेफिनेटली होगा ही होगा, पढ़ोगे है ना, रेलेवेंस ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव रही है, तो ए और डी के साथ देखो, ए डी तो मतलब यही हो जाएगा। ऐसे करना होता है, अगर फंस जाओ ना, देखो ऐसे देखा करो। ए डी में तो तुम्हें लग रहा कि डेफिनेटली होने वाले, ये तो डेफिनेटली फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे ही हमारे इसको ना, सपोर्ट मटेरियल को। तो बस फिर ये बचा था, तो थोड़ा माइंड को कूल रखना पड़ेगा उधर। क्या था दिखाइए। द पर्पज ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एक्स फॉलोड बाय कंट्रोल वी टू सिलेक्ट। भाई कट ही तो होता है, कंट्रोल एक्स का मतलब कट होता है, कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट होता है। सही तो है, क्या दिक्कत है। कुछ गलत कर दिया क्या। देखना एक बार, यही होता है भाई, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। हम्म, करके देखो ना एक बार। चलो इधर आ जाओ इस पे। सपोर्ट मटेरियल ये लिख रखा है, एक बार देख लेना, टीचिंग एड एंड सपोर्ट मटेरियल उसमें था। इनकोरेक्टली मैच, तो इनकोरेक्टली में करेक्टली देख लो। डी रैम की पता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ना, किस में यूज होती है, मेन मेमोरी की तरह यूज होती है ना। ये बता रखा कई बार। एम आई सी आर ये किस में यूज होती है, बैंक वगैरह में, पासबुक वगैरह जो करते हैं, मैग्नेटिक करेक्टर रीडर। ठीक है। वी एल एस आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये कौन सी था, फोर्थ जनरेशन थी, तो यही गलत है। ठीक है। कंसिस्टेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, इनसे आ जाता है फुल फॉर्म से। ये पेपर मैं क्यों दिखा रहा हूँ पता है क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन का पैटर्न पता लग जाता है, कहाँ कहाँ से पूछ लेता है। जैसे अभी ये आ गया, इन कमीशन से पूछता है। तो जो जो है ना, इन जैसे कमीशन पढ़ के चले जाओ, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कंप्यूटर में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म देख के चले जाओ, तो ये होते हैं मतलब, बाइनरी नंबर कन्वर्जन ये देख के चले जाओ। और अब की बार का एनालिसिस देख के चले जाओ। किसने सजेस्ट किया था कि कुछ यूनिवर्सिटी को हम सीनियर यूनिवर्सिटीज में बदल दें। देखो ये मैं बता रहा हूँ, जब भी रिपोर्ट से आ जाए ना, रिपोर्ट इतनी लंबी होती है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ स्टोर है, चलो मैं स्लो कर देता हूँ। देखो जो भी रिपोर्ट वगैरह है, रिपोर्ट में क्या होता है, बहुत लंबी लंबी रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें चाहे कितना भी पढ़ लो, ठीक है, कितना भी पढ़ लो, कुछ कुछ मेन पॉइंट याद रखने हो तो वो रख लेना बस। कोठारी कमीशन कब आया था, 1966 में, नहीं 64 में आया था। 66 में इसने क्या दी, रिपोर्ट सबमिट की थी। इसकी रिपोर्ट का टाइटल याद रख लेना। ठीक है ना, क्या नाम था वो, एजुकेशन एंड क्या था, नेशनल डेवलपमेंट, पता नहीं क्या था। फिर पहली 1968 में पहली पॉलिसी आई थी,
तो ये कुछ कुछ पॉइंट याद रखोगे भाई तुम, है ना। इसमें तो भाई, तो कुछ नहीं किया जा सकता ऐसे क्वेश्चनों का। थोड़ा ये याद रख लेना, इसने लैंग्वेज पे काम किया था, रीजनल लैंग्वेज पे, और वैसी लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। ठीक है। और वुमेन एजुकेशन का कहीं पे भी आए ना, वो तो सभी में मार देना। वुमेन एजुकेशन पे तो लगभग सारे कमीशन ने फोकस किया था। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन। तो ये जो कमीशंस होते हैं ना, इनकी रिपोर्ट बहुत लंबी होती है भाई, बहुत लंबी होती है, कुछ भी पूछ लेता हूँ। विच ऑफ फॉलोइंग इज टू इंक्रीज द मोटिवेशनल क्लाइमेट। देखो, तुम्हें हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोटिवेशनल क्लाइमेट इन द क्लास। मोटिवेशन है, अब सबसे पहले क्या करो, एलिमिनेट करो। एक बार इसको पढ़ना, अलाउ सार्केज्म एंड सुपीरियरिटी टू एग्जिबिट इन द क्लासरूम। क्या तुम अलाउ करोगे सार्केज्म वगैरह? अगर बताओ, खुद ही बताओ, सी तो वैसे ही कट गया, काट दो, खत्म। खत्म बस। समझ रहे हो? अगर तुम्हें एलिमिनेशन मेथड की स्ट्रेटजी आती है, तो 50% क्वेश्चन तो वही हो जाएंगे। तो थोड़ा एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये दो चीजें याद रख लो। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, एक एक पॉइंट। बात आ रही समझ में? और ये तो तुम याद ही कर देखो, वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, नाम पढ़ के ही पता लग रहे थे वैसे, ये है ना। ये पढ़ रहे हो तो पढ़ लेना, आप क्या है। ये हटाओ इनको, ये कुछ ना पढ़ने भाई। जो ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आ जाते, छोड़ दो उनको, बिल्कुल छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। फायर इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस। अब देखो, तुम्हें पता लग गया प्रोड्यूस के साथ क्या आता है, नॉन एटर्नल आता है। तो ये कौन सी फैलेसी होगी, विरुद्ध हो गई कि नहीं हो गई? फायर इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, तो विरुद्ध फैलेसी है। तुम्हें बस ये पकड़ना था, फायर का चक्कर भूल जाओ, फायर की हमने तो सर ऐसे साउंड का पढ़ा था। यहाँ मेन देखो कहना क्या चाह रहा है। विरुद्ध फैलेसी में पता है ना, जहां जहां मतलब मेजर टर्म आएगी, वहां माइनर टर्म एब्सेंट होगी। यहाँ पे मेजर टर्म क्या है, प्रोड्यूस है, तो माइनर टर्म एब्सेंट होगी। माइनर टर्म क्या आनी चाहिए थी इसके साथ, नॉन एटर्नल। बात आई समझ? तो बट यहाँ आ क्या रही है, एटर्नल, तो विरुद्ध हो गई। तो सारी फैलेसी, ये फैलेसी देख के जाना आप, ठीक है। फैलेसी इंपॉर्टेंट है सारी। एपीए स्टाइल में मैंने बताया था, सबसे पहले क्या आता है, ऑथर का नेम याद है। एमपीए, एमएलए स्टाइल बताया था, और एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो सबसे पहले आता है ऑथर का लास्ट नेम, मतलब नेम। तो सी आएगा, ये काट दो, ये काट दो। अब ये बचा। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है, अगर तुम्हें याद हो तो। देखो ये रहा। तो फिर आएगा बी आएगा। बस आंसर आ गया। समझ गए? एक बार एनालिसिस जरूर देखना। ठीक है। ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ये मुझे नहीं पता है इतना। ठीक है, टेस्ट वेस्ट ये तुम्हें अच्छे पता है, स्टैट्स का है भाई। फिर बोल रहा हूँ, एनालिसिस जरूर देख के जाना, उससे पेपर का पैटर्न थोड़ा पता लग जाता है कि कैसे, किस टॉपिक से पूछ रहा है, तो थोड़ा वो टॉपिक देख लेना। भाई इसकी मुझे कहीं अच्छी एक्सप्लेनेशन मिली ही नहीं, मतलब ना, एलिमेंट ऑफ साइलेंस किसको बोलते हैं, पोजीशन रेजिस्टेंस से पता नहीं, कैसा ही पूछा हुआ है। पर मैं देखो तुम्हें एक बार बताता हूँ, बस वही तो नहीं, मतलब समझ ही नहीं आया, मतलब अच्छे कहीं मिला ही नहीं मुझे ठीक से। मिलता तो मैं बताता। स्पीच एंड मुझे पता नहीं क्या ही था। कभी भी पता है, जब भी मतलब देखो नया पे, अटकना नहीं है किसी भी क्वेश्चन पे, नहीं यार, उसको आगे बढ़ जाओ। क्योंकि तुम्हारा टारगेट क्या है, क्योंकि
और भी बहुत क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, हमेशा एक क्वेश्चन पे नहीं अटकना चाहिए। डिजोल्ड ऑक्सीजन तो आई थिंक तुम्हें आता है, ये तो तुम खुद कर लेना। ठीक है, अच्छे से देख देना, ये लिख ही रखा मैंने, देख लोगे तो ठीक है, वैसे तुम्हें आता है भी है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1965। मैंने क्या बोला था, वो डेट में मार देगा तुमको। कब आई थी? 1985 में आई थी। बाकी सारी चीज ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आई थी, बट 85 में, ये गलत हो गई ना। ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी और ज्ञानधारा, ये इसी के हैं तीनों, ये सही है। मैंने बोला था ना, वो डेट में मारेगा तुमको, डेट में मार देगा या फिर किस एक्ट से आई उसमें मार देगा। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, पढ़ा करो पहले, क्या लिखा, करेक्ट पूछा है। स्पाईवेयर प्रिवेंट एक्सेस टू वेबसाइट, वेबसाइट थोड़ी ना, स्पाईवेयर तो खुद ही किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे मान लो, और फिर क्या किया जाएगा, पूरा स्पाई करेगा तुम्हारी हर एक्टिविटी को, फिर पूरा करके तुम्हारा मतलब सारी है ना, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह, और फिर तुम्हारे सारे पासवर्ड वगैरह, है ना, पर ये सब कुछ बदल देता है। वो तो स्पाई करता है, वेबसाइट पे एक्सेस कर थोड़ी ना डिनाई करता है, गलत है। वायरस इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस कोड, यस। वायरस और मालवेयर मैंने बताए थे, मालवेयर अटैक के अंदर आता है ये वायरस, वॉर्म लिखो इसको, है ना, ये सारे मैलिस उसके अंदर आते हैं, मालवेयर के अंदर। तो वायरस है, वॉर्म है, ये दोनों कैसे होते हैं, रेप्लिकेटिंग। और वायरस क्या है, वायरस को ये किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। बट वोम क्या है, ये इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग इट कैन वर्क। बट दोनों ही रेप्लिकेटिंग नेचर के होते हैं। ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो नॉन रेप्लिकेटिंग नेचर का होता है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस रिक्वायर ऑल डाटा एंटर्ड यूजिंग अ कीवर्ड टू ऑब्टेन पर्सनल डाटा। नहीं, देखो डिनायल ऑफ सर्विस पता है क्या होता है, तुमने कभी देखा है, जैसे मान लो तुम अमेजोन खोल देते हो, ये बोट से अटैक होता है, जो भी होता है ना अटैकर, बोट करते हैं इस पे अटैक। मतलब तुमने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे मान लो सेल आने वाली होती है, तो उस टाइम तुमने देखा मतलब क्या होगा, सर्विस ही इतनी स्लो होगी, साइट ही नहीं खुल रही, साइट ओपन ही नहीं हो रही, बिल्कुल ही नहीं हो रही। तो डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम तुम सर्विस को क्या है, तुम यूज ही नहीं कर सकते। तो इसमें एक बोट से अटैक किया जाता है, बहुत सारे बोट क्या होते हैं, सारे बोट एक साथ क्या भेजते हैं उसके पास। मान लो कोई ऐप बनाया तुमने, एक ऐप एक बार में, मतलब ये है 1 लाख ही उस पे क्या आ सकते हैं, लाइव आ सकते हैं। बोट ने अटैक किया, एक साथ उसके पास क्वेरी आ गई लगभग 10 लाख की, क्रैश कर जाएगा सिस्टम। रेप्लिकेट मतलब अपनी कॉपी बनाते रहो ना यार, बायो के स्टूडेंट हो, मियोसिस माइटोसिस पढ़ा नहीं, रेप्लिका बना दिया अपनी, सेम कॉपी प्रतिलिपि बना दो, प्रतिलिपि समझते हो। तो डिनाइल ऑफ सर्विस भी गलत दिया है इसने, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है कि मतलब तुम सर्विस को यूज नहीं कर सकते उस टाइम पे, मतलब ऐसा कर देता ही रहा। देख लेना एक बार ना, वैसे मैंने बता ही दिया तुमको क्या होता है। तो इससे कंपनी का बहुत नुकसान हो जाता है इसे, किसी ने डोस अटैक कर दिया ना, बहुत ही मतलब इंसान बोलता है ना यार क्या बेकार वेबसाइट है, खुलती नहीं। इम्प्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी देखो एक वो होती है जिसको हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक याद ही रहती है। जैसे तुम साइकिल चलाते हो, एक बार सीख ली जिंदगी में कभी भी फिर भूलोगे नहीं, बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, स्विमिंग कर ली, होता नहीं, ये जिंदगी भर नहीं भूलते, जो लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। तो देखो थोड़ा इनमें मैं बता देता हूँ। दो होती हैं, कौन कौन सी, दो होती है, एक तो इम्प्लिसिट होती है, एक एक्सप्लिसिट मेमोरी, दोनों क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है।
मतलब यहाँ पे तुम चीजों को क्या याद कर रख सकते हो, रिमेम्बर अनकॉन्शियसली एंड एफर्टलेसली, तुम यू रिमेम्बर अनकॉन्शियसली एंड एफर्टलेसली इज नोन एज इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है। तो जिसको बिल्कुल अनकॉन्शियसली, मतलब वही बोला था ना मैंने, मतलब एक बार अगर तुमने कुछ सीख लिया, जैसे कुछ भी सीखते हो, जैसे गिटार बजाना सीख लिया फिर बजा ही देते हो, स्विमिंग सीख ली तो फिर 10 साल बाद भी स्विमिंग करोगे तो कर लोगे, 10 साल बाद भी गाड़ी ड्राइव करोगे तो कर लोगे, मतलब भूलोगे नहीं। तो वो सब इम्प्लिसिट मेमोरी में आ जाएंगे। और एक्सप्लिसिट में क्या होता है, कॉन्शियसली मतलब होगा। जैसे तुमने आज पढ़ा है, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, 6 महीने छोड़ दो बिल्कुल सब साफ हो जाएगा। या बात आई समझ, एक मतलब 10 साल बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा अपने एनवायरनमेंट का, यही होता है। ठीक है। तो वो एक्सप्लिसिट मेमोरी आ जाएगा। और एक होता है एपिसोडिक मेमोरी। तो दे आर लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट दैट व्हेन यू डिड यस्टरडे फॉर योर, अच्छा रुक जाओ, उल्टा बता दिया क्या मैंने। इसमें तो ये तो ठीक था, इसमें एपिसोडिक मेमोरी बता, अच्छा टाइप, अच्छा एक्सप्लिसिट मेमोरी ही जो होती है ना, ठीक बताया। एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंदर ही आ जाता है एपिसोडिक मेमोरी। मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है स्पेसिफिक इवेंट सच व्हाट यू डिड यस्टरडे और योर हाई स्कूल ग्रेजुएशन। ठीक है। बात आ रही है समझ, देखो ये एपिसोडिक मेमोरी, इसमें क्या होता है कि मतलब वही है, अगर तुम इनको छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। समझ गया। बट ये राइडिंग है, बाइक आ गया, राइडिंग वन आ गया, ये सब इसमें आ गया। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी में एपिसोडिक आ गया, सिमेंटिक आ गया, तो ये सब इसी के अंडर है। तो अब मार सकते हो तुम, सिमेंटिक तो आएगा नहीं, ए काट दिया। ठीक है। एपिसोडिक भी नहीं आएगा, डी काट दिया, तो यही बचा फिर। ये बाकी दे रखे हैं। वैसे अब जरूरत नहीं, हम वैसे रिपीट नहीं करता क्वेश्चन, जो कभी कभार आते हैं ना, उन पे कभी ध्यान भी नहीं देना होता। उन पे कभी ध्यान नहीं देना होता जो कभी कभार आते हैं। कुछ ठीक ठाक सा दिखे तो पढ़ लो। ओपन एंडेड क्वेश्चन तो तुम्हें पता है। यूजफुल एक्सप्लेनिंग एरिया, यस। दे कैन आंसर देयर ओन टर्म, यस। अनयूजुअल रिस्पॉन्स ड्राइव्ड, क्या पूछा है इसने, एडवांटेज पूछे, नोट दी एडवांटेज पूछा है, अच्छा। दे आर इजी फॉर इंटरव्यूअर एंड, नहीं नहीं, इजी तो नहीं होते, इजी में तो, इसमें तो क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है ना इसमें। क्योंकि इसमें तुम्हें क्या एक्सप्लेन करते हैं चीजों को थोड़ा, अपने व्यूज वगैरह दिखाते हो तुम। तो ये पढ़ लेना, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, आई थिंक ये तो मैंने बता ही रखा तुमको। ये बाकी पूरा दिखा रखे हैं। देखो कैप्चरिंग द रिचनेस करता है ना, ये अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग होता है। एक्सप्रेस देखो देम सेल्फ फ्रीली एंड ऑथेंटिकली, है ना। रिड्यूसिंग द बायस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिसर्चर, क्योंकि इसमें क्या होता है, तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। तो यहाँ यस और नो की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं होते, तो वहां तो थोड़ा बाइसिंग आ सकती है ना। टाइम कंज्यूमिंग होता है और डिफिकल्ट टू आंसर होता है। ठीक है। और क्लोज एंडेड में यस नो वाले होते हैं, क्विक हो जाते हैं, ये इजी टू आंसर होते हैं। ठीक है। तो ये होता है। कोडिंग देखो अब ये है ना, जैसे कंटेंट एनालिसिस किया जाता है, जैसे कोई भी रिसर्च करते हैं ना, तो उसमें एक स्टेज होती है कोडिंग, तो वो एक क्रूशियल स्टेज होती है, मतलब ठीक है ना। मतलब हर एक उसको जैसे क्या बोलूं मैं, जैसे कोई भी मतलब तुम कोई भी टेबल बना दी जैसे तुमने, ठीक है, मान ले किसी भी जो तुम वो ले रहे हो, उस टेबल में क्या होता है, मतलब हम पर्टिकुलर उसको जो भी कैटेगरी होती है उसको असाइन कर देते हैं, कोई भी नंबर वगैरह, तो उस वो मतलब उसी इस टाइप के एनालिसिस कोडिंग ही बोलते हैं। ठीक है। तो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द कोडिंग प्रोसेस नंबर शुड बी असाइन टू ईच कैटेगरी, कोडिंग शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। सेट ऑफ द रूल एक्सप्लेन मेथड ऑफ द कंटेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, और ये करता है। तो मतलब एक तरह से स्टेज ये होती है, तो पता है। कोडिंग शेड्यूल इंक्लूड ऑल द डायमेंशन दैट वुड बी एम्प्लॉयड इन द कोडिंग प्रोसेस एंड इंडिकेशन ऑफ द गाइडेंस फॉर द कोडर्स। ये क्या है, क्या लिख दिया, कोडिंग शेड्यूल इंक्लूड ऑल द डायमेंशन, देख इसके बारे में क्या बोलना चाह रहा है भाई। इसमें कोडिंग शेड्यूल का ये है, देखो कुछ, इट कंसिस्ट a table in which each one unit of data will be collected.
अच्छा, इसमें है ना ये कुछ गाइडेंस फॉर कोडर ये वगैरह आई थिंक ये नहीं आती, मतलब कोडिंग शेड्यूल अलग होता है। गाइडेंस ऑफ द कोडर, आई थिंक ये गाइडेंस ऑफ कोडर का कोई रोल नहीं होता इसमें। शेड्यूल में मतलब वही है, देखो अरेंज कर रहा है ये उसमें। ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना इस टाइप के क्वेश्चन पे, मैं फिर बोल रहा हूँ। हर बार पैटर्न बदलेगा भाई। अब पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए डोंट वो मत करो। कोज एसिड नहीं है तो तुम्हें पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और क्या होता है, सब बता दोगे तो तुम, है ना। ये देख लेना। हंटर कमीशन। देखो अब एक फिर वही आ गई ना। अब इसमें तुम क्या ही कर सकते हो। वट वर द रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन, नहीं कर सकते, नहीं बता सकते भाई। अगर बहुत सारी रिकमेंडेशन है, इतनी सारी रिकमेंडेशन है, कैसे याद कर पाओगे। ठीक है। कुछ नहीं कर सकते तुम इसका। बताओ, अब मतलब ऐसे ऑप्शन थे, अब मतलब क्या है, इसमें तो तुक्का ही चलेगा भाई। मतलब इसमें थोड़ा मार सकते हो तो तुम ऐसे मारोगे, देयर इज नॉन मोरल एजुकेशन इन कॉलेज, देयर शुड बी प्रिस्क्रिप्शन। तो मतलब थोड़ी कॉमन सेंस लगा के ही मार सकते हो तुम। थोड़ी कॉमन सेंस लगा के ही मार सकते हो, बात आ रही है ना समझ। न्यूमेरिकल होंगे ना इसमें, क्यों नहीं होंगे। तो हंटर के बारे में थोड़ा देख लेना, कब आया था, 1882 में। ठीक है, ये देख लेना तुम्हें। प्राइमरी एजुकेशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया था इसने। ये देख पढ़ लेना एक बार इनको। ये एक्यूट हेल्थ वगैरह तुम्हें देख लेना भाई। अब इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग वो बोलता है कि मतलब कॉन्टिन्यूसली तुम काम कर रहे हो, मोटिवेट करता है कि कुछ सीखने के लिए। जैसे ये देख लेना, देखो इसमें कुछ नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें फैसिलिटेट लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। नेगेटिव कुछ उल्टा हो जाएगा। मेक द लर्निंग इन अनदर टास्क हार्डर। व्हेन लर्निंग कुछ तुम सीख रहे हो तो दूसरी टास्क को हार्डर कर देता है। जैसे ये एग्जांपल भी दिए हुए हैं। न्यूट्रल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और बाइलेटर में शिफ्ट ही हो जाता है, मतलब वन स्किल इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लिम टू द अदर। ठीक है। एक स्किल दूसरे से मतलब वो हो जाती है। जैसे देखो, एक लर्निंग सीख रहे हो तो फैसिलिटेट करता है अदर, जैसे मैथ आता है ना, फिजिक्स और मैथ एक दूसरे से बहुत वो है। जिसको फिजिक्स मैथ आता तो फिजिक्स बहुत प्यार से आ जाएगी। नेगेटिव में अगर तुमने तेलुगु बोलनी सीख ली तो जरूर नहीं मलयालम दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है। तो वही दिखाया हुआ है इसमें। अब ये क्या है, if a mobile number is of your friend changes, you are often continue to dial his phone number is an example of। पता नहीं क्या ही दे रखा है इसका। बाइलेटरल ये तो होगा नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव में तो ये नेगेटिव कैसे है, पता नहीं नेगेटिव कैसे है। हम्म, चलो इसके थ्रू तुम्हें ये पता लग गया पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या होता है, ठीक है। चलो ये तो तुम बता ही दोगे। कम्युनिकेशन मीटिंग कंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस, ठीक है चलो। यूज ऑफ द लैंग्वेज इज रिस्ट्रिक्टिव नहीं, यूज ऑफ द लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन इज रिस्ट्रिक्टिव प्रेडिक्स इन पब्लिक डोमेन। अच्छा, मतलब देख लेना एक बार उसको कनेक्ट करके नेगेटिव कैसे हो। कॉन्टिन्यूअसली मतलब वही हो रहा है ना। देखना एक बार उस चीज को कनेक्ट करके नेगेटिव से। यूज ऑफ द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इज रिस्ट्रिक्टिव प्रेफर, रिस्ट्रिक्टिव कैसी हो जाएगी। ये तो मैंने बताया हुआ था, देखो डायरेक्ट उठ के आया था। जब तुम किसी के वेजिटेरियन हो रहे हो और तुम मीट ईटर खा रहे हो तो उस यू कैन कोई आर्गुमेंट कैसे दे सकते हो, तो हाँ उसकी पर्सनैलिटी पे अटैक होता है, पर्सनैलिटी पे अटैक होता है तो कौन सी थी, एड होमिनम। ठीक है। एड होमिनम पहले सी थी। और ये मैं करवा चुका हूँ। डीआई मैंने करवा दिया था ना सारा। डीआई में करवा चुका हूँ भाई।
डीआई में करवा चुका हूँ ये पूरा का पूरा। ये बता देता हूँ कुछ। देखो ये बता देता हूँ तुमको थोड़े सी। टफ कुछ नहीं है। वैसे लग रहा है बच्चे तुम्हें, मैं बता रहा हूँ जब भी पूरा इसको देखोगे ना, भाई तुम आराम से 35 लेके आ जाओगे। अभी वैसे लग रहा है तुमको। मैंने इन्वायरमेंट के छोड़ दिए, स्टैट्स के छोड़ दिए डायरेक्ट। इन डीआई ये तो अभी आए नहीं। लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल इजी थी, अभी आएंगी देखो। अरे तुम्हें वैसे लग रहा है, जब पेपर में बैठोगे ना आराम से लेके आओगे तुम 35। तो वही तो बोलता हूँ मैं, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड होता है आज का भाई पेपर। पेपर वन का लेवल इतना अनएक्सपेक्टेड है ना। कुछ पढ़ लो ठीक है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आ जाओ इस पे, आ जाओ देखो। ये सोल्व कर सकते हो। तो देखो मैं इनको आपस में कर देता हूँ, जैसे 49 है, इसका बाइनरी नंबर बना के देखो। 16 3 48 1, 31 16, ठीक है यस। अब इसका बाइनरी नंबर बना के देख लो। बना देगा ना ऐसे करके। 2 पे 6 0, 2 पे 3 0, तो ऐसे कर लेना। तो ये दोनों ठीक है। अब जैसे देखो ये है, किसी को किसी में कन्वर्ट करके देख लो, मर्जी तुम्हारी है। या तो 123 को ही देख लो बाइनरी में कन्वर्ट करके और इसमें। तो ऐसे करते हैं हम 16 पे। करवाया हुआ क्या? चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, लॉजिक भूल गए होगे तो। जैसे ये 123 है, 16 पे करो। 16 7 था, बचे 11। तो 7 और 11 को हम क्या लिखते भी, ये सही है। मतलब ये सही है, ये सही है, और इसको भी देख लेना, हो जाएगा ये। देखो जब भी तुम्हें ये आएगा देख के डरना नहीं है। मैंने क्या बताया था तुम्हें, बाइनरी। तुम्हें डेसिमल आता है? तुम्हें डेसिमल आता है ना, डेसिमल से मैं किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको उठाऊंगा। तो इसका मैं क्या करूंगा, हेक्साडेसिमल चेक करूंगा, तो उसके बेस से डिवाइड कर दो। 16 3 जा 1, तो 31 आ गया। 3 और 1 ऐसे लिखते हैं, 3 1। मतलब ये सही है। और बाइनरी इसको कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर लेना। 2 पे 12 0, 2 पे 6 0, 2 पे 3 0, 2 पे 1 और 1। तो अब इधर से लिखो 1 1 0 0 0 1, ये आ गया। अब इसके आगे 2 0 लगा दे, तुम्हें पागल बना रहा है। बात समझ रहे हो? इसका कोई मतलब नहीं, कितनी लगा दे। यहाँ कोई मतलब नहीं इसका, बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। तुम्हारे मजे ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये सही है। ऐसे ही इसको कर दो। जैसे ये 123 है, इसको हेक्सा में बदल दो। बचा 11। अब ऐसे मत लिख के आ जाना, गलत हो जाएगा। ए के लिए 10 होता है, बी के लिए 11 होता है। तो ये सही है, बात आई समझ? ठीक है। ये सब कर रखे है मैंने, क्यों दिक्कत ले रहे हो? देख लो, सब कर पर रखे हैं। रेड को लिख दिया इसने 360। मैंने क्या बोला था? लॉजिक यहीं से आया। भैया जी, तुम्हें तो अब है ना, कंप्यूटर की क्लास ही देखनी पड़ेगी बेटा। तुम्हें अब यही नहीं पता अब कैसे करते हैं, अब एक बार बताओ। अच्छा देखो, रेड को अगर 360 लिखा है, देखो इतने छोटे नंबर से इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया? मैंने बताया था। तो ये तो तभी पॉसिबल है, पक्के से उसने मल्टीप्लाई किया होगा।
देखो इसकी 18 वैल्यू है, पोजीशन वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आ गया 360। तो मतलब क्या किया है, पोजीशन वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ भी इनकी पोजीशन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, 2, 12, 21 और 5। और अब तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी थी, तुम्हें पता है जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट जीरो आएगा ही आएगा। इसमें आया हुआ है, बात खत्म। समझ गए? पोजीशन वैल्यू को मल्टीप्लाई किया उसने। इतने छोटे से इतना बड़ा नंबर तभी आएगा, मल्टीप्लाई करेगा। ये मैंने करवाई रखा है, कर लोगे है ना, करवा रखे हैं ये सब मैंने, ये सब करवा रखे हैं। इस क्वेश्चन में उसने पूछा इन विच डायरेक्शन द मैन इज फेसिंग, है ना। तो जब भी फेस पूछता तो, यार मैंने क्या पूछा, जब भी वो पूछा कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, कोई इनिशियल पॉइंट नहीं पूछा, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पूछा, तो तुम्हें क्या करना है, बस सीधे लो। देखो मैं बताता हूँ, कितना मुड़ा, राइट। इनकी कोई वैल्यू नहीं, अब इनको भूल जाओ। तुम ये देखो कितना टर्न है, राइट, फिर से राइट, एमएन, फिर क्या है, फिर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, फिर एक और लेफ्ट। ठीक है। और पहले इनिशियल डायरेक्शन देख लो कहाँ से चला था, ईस्ट में, मतलब ईस्ट में था और ये आ गया। मैंने क्या बोला था, लेफ्ट से राइट कट जाएंगे इसमें। ठीक है। तो अब ईस्ट है, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा हूँ, बात खत्म। ये कब करोगे तुम, जब भी केवल वो क्या पूछता है, डायरेक्शन पूछेगा, केवल जब भी वो डायरेक्शन पूछेगा, केवल तभी करना है। बट अगर पूछता इनिशियल पॉइंट से बताओ, तब तो फिर तुम्हें ड्रा ही करना पड़ता, पूरे का पूरा ड्रा करते थे। ठीक है। और इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, ये रहा, बिना किसी उसके, इनकी जरूरत नहीं है अब इसमें, 20 की। ठीक है। ये तो डायरेक्ट कर ही लोगे। ठीक है। डिफरेंस से हो जा रहा है, ये देखो, सब में डिफरेंस ले लिया, फिर सब में जो है टू टू का मल्टीपल टू 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 है। इसमें तो क्या ही बताऊं, डायरेक्ट है हो रहा है तो। डिफरेंस का डिफरेंस लिया, फिर जो डिफरेंस था उसमें आपस में क्या हो रही थी, वैल्यू डबल हो रही थी। ये तो बता ही दोगे अब। अगर सम वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स कौन सी हो जाएगी, सम का फॉल्स, सम का फॉल्स, ये हो जाएगी नो, यही वाली हो जाएगी भाई, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्ट। दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, बस दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू। तो ये कौन सा है, सब कॉन्ट्री है ना, सब कॉन्ट्री, तो सब कॉन्ट्री मतलब सम और सम नॉट, ए और डी आ जाएगा। ठीक है। और ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया, मैं नहीं करवाऊंगा अब, करवाया है क्लास में, उस दिन करवाया था। ये देखो करवाया था मैंने, प्रॉफिट लॉस में भी करवाया था। ये पहले तुमने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, कॉस्ट प्राइस जब निकल गया तो उसके बाद 25% का उस पर प्रॉफिट दे दो, सेलिंग प्राइस निकालना है। पहले क्या करना है, सीपी निकाल लोगे। मान लो ये है 2220 पे बेचने पे लॉस हुआ है, नहीं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ उसको, यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ लॉस हुआ, देखो ये कर रखा मैंने, सब कर रखा है। इस पे लॉस है, इस पे प्रॉफिट है, तो लॉस प्रॉफिट इक्वल है। अगर लॉस है तो सीपी ज्यादा होगा, प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। नहीं यही है, यही 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 सबसे इजी है बच्चे, सबसे, यार इससे इजी अब क्या ही बताऊं ना, ये इससे इजी क्या बताऊं। प्रॉफिट के केस में एसपी ज्यादा होता है, लॉस के केस में सीपी ज्यादा होता है। मैं सबसे मतलब, मैं नहीं, मतलब इजी से इजी मेथड बताता हूँ, ताकि तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। ये मैंने सब करवा रखे हैं तुमने भाई, ये मैंने सब करवा चुका हूँ ना। 6% ABCD, बी एंड डी क्या है, करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, कर लोगे ना यार इसको तो।
हाँ ये मैं बता तो रहा हूँ, ये सब मैंने करवा चुका हूँ, ये सब करवा चुका हूँ मैं। अब ये बता दो, अब ये फिर वही आएगा लॉजिकल इक्विवेलेंट, ये फिर बता दूंगा हूँ। अब ये तो खुद ही दिया उसने, सम प्रोफेसर और स्पिरिचुअल। अब तुम्हें बताइए सम वाली स्टेटमेंट इस लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होती है इसकी? ऑब्वर्जन और कन्वर्जन। तो कन्वर्जन ऑब्वर्जन देखना इसका। तो ये तो क्या है इसकी, कन्वर्ज। इसको तो भूल ही जाओ, बी को तो काट दो, जल्दी से बी को काट दो, ये भी काट दो, और ये हो जाएगा, ये क्या है इसकी, ऑब्वर्जन। तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे, ए और डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वही कर रखे हैं मैंने। ठीक है, बात आई समझ?